एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 15 जो कि है हस्तक्षेप। और इसके जो लेखक हैं वो हैं श्रीकांत वर्मा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीकांत वर्मा जी का जो जन्म है वो बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो बिलासपुर में ही हुई थी। सन 1956 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और उसके बाद ये पत्रकार के रूप में इन्होंने जो अपना साहित्यिक जीवन था वो शुरू किया। ये श्रमिक कृति, दिनमान और वर्णिका आदि पत्रों से संबद्ध रहे और मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार और शिखर सम्मान से सम्मानित भी किया था। इन्हें केरल का कुमारन आशान राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में समय और समाज की जो विसंगतियां हैं और विद्रूपताओं के प्रति क्षोभ का जो स्वर है वो इनकी कविताओं में आपको प्रकट होते हुए दिखता है। और भटका, मेघ, दिन आरंभ, माया दर्पण, जलसागर और मगध उनके चर्चित काव्य संग्रह हैं। इन कविताओं से गुजरते हुए महसूस होता है कि कवि का अपने परिवेश और संघर्षरत मनुष्य से गहरा लगाव है। इनके जो आत्मगौरव और भविष्य को लेकर वे लगातार चिंतित रहते हैं और इनमें यदि परंपरा का स्वीकार है तो उसे तोड़ने और बदलने की बेचैनी भी है। प्रारंभ में इनकी जो कविताएं थी वो अपनी ज़मीन और ग्राम्य जीवन की गंध को अभिव्यक्त करती थी और किंतु जलसाघर तक आते आते महानगरीय बोध का प्रशिक्षण ये करने लगी थी, यानी कि प्रक्षेपण करने लगी थी। या कहना चाहिए कि जो शहरीकृत अमानवीयता के खिलाफ एक संवेदनात्मक बयान, ये मतलब जो इनकी कविताएं थी वो बदल चुकी थी। ठीक है, इतना ही नहीं, इनके दायरे में शोषित, उत्पीड़ित और बर्बरता के आतंक में जीती पूरी की पूरी दुनिया सिमट आती है और इनकी कविताओं में अभिव्यक्त यथार्थ हमें अनेक स्तरों पर प्रभावित करता है। इनका अंतिम कविता संग्रह मगध तत्कालीन शासक वर्ग के त्रास और उसके अंधकार में भविष्य को बहुत प्रभावी ढंग से रेखांकित करता है। ठीक है, इनके प्रकाशित जो अन्य मतलब और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो झाड़ी, संवाद है। ठीक है, दूसरी बार, जिरहा, अपोलो का रथ, फैसले का दिन, 20वीं शताब्दी के अंधेरे में, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और यहाँ पर जो हमें चैप्टर दिया गया है हस्तक्षेप, उसमें सत्ता की क्रूरता और उसके कारण जो पैदा होने वाले प्रतिरोध है उसको दिखाया गया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है, वरना जो व्यवस्था है वो निरंकुश हो जाती है। और इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन किया गया है जहाँ किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। और कवि सवाल खड़ा करता है कि जहाँ मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है उस समाज में जीता जागता मनुष्य चुप क्यों है। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर पर जो कि है हस्तक्षेप। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, जैसे कि मतलब हमें पंक्तियाँ दी गई हैं, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि मतलब इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि मगध में शासन करने वाले शासक जो है वो लोगों पर अन्याय करते हैं। मगध की शासन जो व्यवस्था है वो निरंकुश है। वहाँ की कोई भी प्रजा डर से विरोध नहीं करती है। वहाँ की जो प्रजा है वो विरोध के मतलब डर के कारण विरोध नहीं करती है और कोई भी आवाज़ तक नहीं उठाता है। ठीक है, सब कहते हैं कि विरोध करने से मगध की जो शांति है वो भंग हो जाएगी और मगध को बनाए रखना है तो उसके अस्तित्व को बनाए रखना है और मगध में शांति होना ज़रूरी है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो अशांति फैलेगी और मगध में शांति होना ही चाहिए, क्योंकि मगध का अस्तित्व बना रहेगा तो मगध में शांति भी होगी। इसलिए कवि कहते हैं कि मगध है तो शांति भी है। नेक्स्ट पर आते हैं, कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए, मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी। क्या कहेंगे लोग, लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि मगध में अत्याचार और अन्याय जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई डर से बिल्कुल भी अपनी आवाज़ उठाना नहीं चाहता है। इसलिए मतलब कि मगध में जो अत्याचार और अन्याय है वो इतना बढ़ गया है कि कोई डर से बिल्कुल भी अपनी आवाज़ नहीं उठाता, इसलिए कि कहीं मगध की व्यवस्था में कोई आँच ना आ जाए, मगध की व्यवस्था में कोई रुकावट ना हो। मगध की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मगध में व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो लोग आखिर
क्या कहेंगे? मगध पर हँसेंगे, मतलब जो मगध पर लोग हैं वो हँसेंगे। और लेकिन कवि कहते हैं कि लोगों का तो काम ही है कहना, और लोग तो ये भी कहते हैं कि मगध अब तो नाम का मगध रह गया है, किंतु जो इसका अस्तित्व है वो मिट चुका है। यहाँ अत्याचार और आतंक जो है वो फैल चुका है, और यहाँ के शासक जो है वो निरंकुश हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। कोई टोकता तक नहीं, इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि मगध में अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई इस अन्याय को रोकता भी नहीं है, कोई बोलता तक नहीं है। लोग डरते हैं कि ऐसा करने से मगध में जो रोक टोक है वो करने की परंपरा बन जाएगी। एक बार अगर टोकने की परंपरा बन गई तो मगध में विरोध कभी भी नहीं रुक पाएगा, हस्तक्षेप करने का नियम बन जाएगा। और कवि कहते हैं कि मगधवासी भले ही हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन विरोध करने से कतराते हैं। लेकिन मगधवासी जो हैं वो कब तक विरोध से बचे रहेंगे? एक ना एक दिन ज़रूर विरोध करना होगा और शोषण को रोकने के लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट पर आते हैं। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि अगर अन्याय और शोषण के खिलाफ कोई विरोध नहीं करता तो नगर के बीच में गुजरता हुआ मुर्दा भी उठकर सवाल करता है और हस्तक्षेप करता है और पूछता है कि मनुष्य क्यों मरता है। ठीक है, एक दिन मगध में भी कोई ना कोई विरोध भी करेगा और अन्याय को रोकने के लिए कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर उठाएगा। और मतलब कि जो मगध है वहाँ पर भी अन्याय को रोकने के लिए कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर उठाएगा। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।